अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट है S1 जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे पास S2 जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 3 और 4। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस ही करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, लेकिन ये तो प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर बनाना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि हमारा S1 है क्रॉस S2 है, तो इनके ऑर्डर पेयर बनाए जाते हैं। ऑर्डर्ड यानी कि एक इसका एलिमेंट लिया जाता है, एक इसका एलिमेंट लिया जाता है, और इनके पेयर्स बनाए जाते हैं। तो आप इनके कितने मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं? सेट ए का सेट बी के साथ, मतलब सेट S1 का S2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। तो ऑर्डर पेयर में क्या आ गया हमारा, इसका पेयर किसके साथ बन सकता है? एक तो 3 के साथ बन सकता है और एक 4 के साथ बन सकता है। तो एक तो बन गया इसका 1 और 3 का, एक बन गया इसका 1 और 4 का, 2 ही पेयर बनेंगे। सेम ऐसे ही इसका दूसरा एलिमेंट भी तो है, इसके भी तो पेयर बनेंगे। अब इसका पेयर कौन किस किस के साथ बनेगा? वही सेम 3 और 4 के साथ ही बनेगा। तो 2 3 और 2 4। सेम ऐसे ही 3 का, तो 3 3 3 और 3 4। ये जो पेयर्स का ये जो सेट बना, यही बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि इसको अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको ऐसे किया जाता है कि S क्रॉस 1 S2 इक्वल टू, हम एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें हमारा x और y होंगे, वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ S1 एंड y इज द एलिमेंट ऑफ S2। अब आप ध्यान करो एक चीज और, ये हमने कौन से मेथड से रिप्रेजेंट किया इस सेट को? डिस्क्राइबिंग वाले मेथड से। ठीक है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि हमने क्या करा, सिर्फ एलिमेंट्स बताए हैं और उनकी कंडीशंस बताई है, तो ये डिस्क्राइबिंग मेथड हो गया। अब देखिए, हमने जो पेयर बनाया, ये जो 1 पेयर बना, x की जगह हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, और x किसका एलिमेंट होना चाहिए? S1 का। तो ये 1 किसका एलिमेंट है? 1 S1 का। और y किसका एलिमेंट? ये कोमा होना चाहिए। ठीक है, ये y किसका एलिमेंट है यहाँ पे? y की जगह हमने क्या लिखा हुआ है? 3, और 3 किसका एलिमेंट है यहाँ पे? इस S2 का। तो ये इस तरीके से x इज द एलिमेंट ऑफ x1 और y इज द एलिमेंट ऑफ x2। ये इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज किया गया है। अब रिलेशन जो होता है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर होता है पर्टिकुलर सेट के अकॉर्डिंग। यानी कि किसी भी सेट में अगर हमें कोई रिलेशन लेना है तो वो जो रिलेशन होता है R, वो इसी ऑर्डर्ड सेट का एक सबसेट होता है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें ऑर्डर्ड सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिंपल सा होता है n इंटू m, यानी कि n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 2, टोटल कितना हो गया? 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, इतने ही एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रोडक्ट ही तो करना है। इसके 3 एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट है, 3 इंटू 2 6, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। और उसमें कंडीशन बस यही होगी x और y की, x इज द एलिमेंट ऑफ S1 एंड y इज द एलिमेंट ऑफ S2। तो बात आ गई अब रिलेशन की। तो रिलेशन बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे मैंने अभी बोला, ऑर्डर्ड पेयर में वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा जाता है कि भाई मेरा कोई रिलेशन है R जिसका एलिमेंट होगा A एंड B, यानी कि ये A एक सेट का होगा, ये उसके रिलेशन सेट का होगा। तो A और B 2 एलिमेंट है इसमें एक ऑर्डर पेयर में, जहां पे कि हम इसकी कंडीशन लिख देंगे। अब वो कंडीशन यानी कि डिस्क्राइब मेथड के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होगी, यानी कि A का B से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूँ, अब आप खुद इसमें मुझे एक रिलेशन निकाल के बताना। मैंने लिखा 1 2 2 3 3 4 4 5, ये मैंने एक रिलेशन बनाया। इस रिलेशन में कोई कंडीशन, कोई समझ में आ रहा है कि इन सब ऑर्डर्ड पेयर में, ये जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं, इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, सोचो भाई। सीधा सा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसके ऑर्डर पेयर के साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो उससे एक ज्यादा है, यही तो है। तो यानी कि इस रिलेशन में क्या कंडीशन लिख सकता हूं मैं? यहाँ लिख सकता हूँ कि जो A है, जो B है, वेयर B इक्वल टू A प्लस 1, जो भी A होगा उस B उससे एक ज्यादा है।
ये कंडीशन होगी। मैं ये कोई ऐसा नहीं है फिक्स है, रिलेशन में बहुत सारा, जो आपने मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़े होंगे, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो ये कंडीशन है कोई, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा रिलेशन बना रहे हैं। तो जो आर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये इस तरीके का लिखा हुआ। ये कहाँ से आते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या कोई भी सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आते हैं। तो बेसिकली आर जो होता है वो किसी भी मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, अभी हमने जब पीछे बात करी थी कि भाई n इंटू एम, एन इसके एम उसके, तो इनके रिलेशन इनके टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है उसका सबसेट कोई भी हम जो बना बहुत अच्छा होता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो अब रिलेशन के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है कि भाई अगर कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा कब, कि जब x का x के साथ कोई रिलेशन हो, यानी कि x r x, इस तरीके का लिखते होंगे आप 10th-12th में, आपने लिखा होगा ना। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि मेरे पास एक कोई सेट है, सेट A, इसी के बाद इसके ऊपर ही बात करते हैं। सेट A में मेरे 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। इसके मैं ऑर्डर पेयर अगर बनाना चाहूँ सेम इसी के साथ, सेट A के साथ ही, यानी कि इसका एक ऑर्डर्ड पेयर, इनके इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊँ, तो कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, फटाफट बनाओ जरा। तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मेरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और अगर आप देखो तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 एलिमेंट है तो 3 इंटू 3 टोटल 9 एलिमेंट बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन रहा है, बिल्कुल सही बात आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरा जो रिलेशन है इस सेट के ऊपर, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो अब इस सबसेट का मतलब है कि इसमें से मैं कुछ एलिमेंट उठा लेता हूँ। मैंने एलिमेंट उठा लिया अपनी तरफ से, मैंने रिलेशन में एलिमेंट उठा लिए। मैं अभी कोई फिक्स रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऐसे ही उठा लिया। मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 2, ये रहा। एक ले लिया मैंने 2 3, ये रहा। एक मैंने ले लिया 2 2, एक ले लिया मैंने 3 3, और एक ले लेता हूं मैं 3 2। छोड़ो, मैं इतना ही लेता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भाई? कैसे? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, रिफ्लेक्स करना, यानी कि मैं हूं और मेरा ही रिफ्लेक्शन दूसरी साइड आए। तो जो मैं हूं, मेरी दूसरी साइड, मेरे उससे मेरा कॉम्बिनेशन बने, यही तो रिफ्लेक्शन है। मेरी इमेज ही तो है वो। तो रिफ्लेक्सिव में इसीलिए हमने लिखा था ना यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा कि x रिलेशन x, यानी कि x का x के साथ रिलेशन, यानी कि इसका ही तो रिफ्लेक्शन है ये। तो क्या ऐसे सारे एलिमेंट इसमें हैं? पहले तो देखो ऐसे कौन कौन से हैं। मेरे पास टोटल 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, क्योंकि इसी सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो इस सेट के ऊपर मेरे तीन एलिमेंट है 1 2 3। तो रिफ्लेक्शन किस किस का होगा? 1 का 1 के साथ रिफ्लेक्शन होगा, 2 का 2 के साथ रिफ्लेक्शन होगा, 3 का 3 के साथ रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 का 2 के साथ मैं कह दूं कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन सिर्फ इन्हीं 3 एलिमेंट्स पे होगा, ठीक है। 4 एलिमेंट है तो 4 पे हो जाएगा। तो क्या ये वाला जो मेरा रिलेशन का सेट है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? इसमें 2 2 है, 3 3 है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट 1 1 नहीं है। अगर इसमें मैं 1 1 भी इंक्लूड कर दूं यहाँ पे, ये अगर इसमें 4 एलिमेंट हो जाए 1 2 2 3 2 2 3 3 और 1 1, तो जैसे ही 1 1 इसमें इंक्लूड हो गया, अब देखो कि रिलेशन के किस सेट के ऊपर, ए सेट के ऊपर हम जब रिलेशन लगा रहे हैं कोई, तो उस रिलेशन में इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो इस 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, और तीनों रिफ्लेक्सिव इसमें क्या होने चाहिए? इंक्लूड। अब इसमें अगर तीनों इंक्लूड हैं तो ये रिलेशन का सेट कैसा कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आई? तो यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरा मेरा कौन सा होता है? सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्री बनानी है मुझे। तो सिमेट्रिक वाला कौन सा होता है कि अगर मेरा सिमेट्री कब होगी भाई? मैं अगर किसी को दोस्त कहता हूं और वो भी मुझे दोस्त कहता है, तभी तो सिमेट्री है। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं अपने दोस्त को दोस्त कहता हूँ और वो मुझे दुश्मन कहता है, तो हमारी सिमेट्री नहीं बनेगी हमारी कभी भी। हम एक दूसरे के दुश्मन ही हो सकते हैं, सिमेट्री नहीं बन सकती। तो यानी कि सीधा सा मतलब है कि जब सिमेट्रिक की बात करी जाए, तो अगर x का रिलेशन y से है तो साथ में क्या होना चाहिए? प्लस, हमेशा होना ही होना चाहिए, y का रिलेशन x से भी होना चाहिए। y का रिलेशन भी x से होना चाहिए,
तभी वो सिमेट्रिक कहा जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने रिलेशन ले लिया ये वाला, अब ध्यान देना 1 1 1 2 और 2 1 1 3 और 3 3 2 2, ये मैंने एक सबसेट बना लिया उसका, किसका? अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बताओ ये सिमेट्री, पहले तो ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। हाँ ये ज़रूरी नहीं, मैं सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने गलती से ले लिया तो हो गया, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ये सिमेट्रिक है या नहीं है ये देखो पहले। तो इसमें सिमेट्री में कौन सा एलिमेंट आया? 1 आया, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है भाई, 1 का 1 से रिलेशन है, तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, तो ये तो यहीं पे होगी सिमेट्री, यही तो है इसकी, सॉरी रिफ्लेक्शन ये तो है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार मैंने 1 का 1 से रिलेशन लिखा और फिर दोबारा से 1 का 1 से रिलेशन को, तो ये तो कॉपी हो गया, तो कॉपी तो हम लिखते ही नहीं किसी भी उसमें, तो इसलिए 1 का 1 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा सेट कौन सा एलिमेंट है? 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो सिमेट्री में क्या होना चाहिए? अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का भी तो 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो ये रहा। नेक्स्ट इंक्लूड है, 1 का 2 से तो 2 का 1 से, यानी कि पहले एलिमेंट पे तो ये बात चल गई 1 वाले पे। तो अगला कौन सा है? 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से भी होना चाहिए। क्या इसमें है वो 3 1 है? नहीं है, तो इसका मतलब अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें मैं 3 1 इंक्लूड कर देता हूं तो ये जो सेट है ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ अभी देखो, अभी इसमें होने के लिए तो अभी 1 3 है, 2 3 है, ये 2 3 भी है, 2 3 इसमें है कहीं? नहीं है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने इसमें 2 3 इंक्लूड कर दिया तो मुझे इसको सिमेट्रिक बनाए रखने के लिए 3 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई एलिमेंट इंक्लूड करा तो इसका मतलब मुझे उसका दूसरा भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगर x का y से लिया तो y का x से भी लेना पड़ेगा, तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है ये देखिए, अब तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, तो इसमें x का रिलेशन z से भी होना चाहिए, कंपलसरी है ये। अगर आपने कहा कि मेरा 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का 3 से रिलेशन भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी ये सेट क्या कहला, ये रिलेशन वाला सेट क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम ले ही रहे हैं, तो हमने एक रिलेशन ले लिया यहाँ पे, जिसमें हमने लिया 1 1 1 2 लिया, 2 3 लिया और इसको बंद कर दिया। ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? पहले अपनी डेफिनेशन भी रिकॉल हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 है, 2 3 या 3 3 नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 3 है, तो 2 का 1 से होना चाहिए था और 3 का 2 से होना चाहिए था, नहीं है, तो सिमेट्रिक में नहीं है। पर फिलहाल हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, इसका देखो पहले तो 1 1 है, तो इसका अपोजिट वाला भी क्या होगा? नेक्स्ट भी 1 1 ही होगा, 1 1 1 1 कितनी बार भी कर लो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गाड़ी घूम रही है, 1 का 2 पे जा रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि वो रिलेशन जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है उसे कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही उठा लो, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉपी कर दो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। ठीक, यहाँ तक आपने सिंपल 10th 12th में पढ़ा होगा, यहाँ तक कोई भी मैंने नई चीज़ नहीं बताई। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बेसिक यहीं पे आके बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि भाई ये क्लोजर कैसे ले आया था, क्योंकि क्लोजर इस पूरे सब्जेक्ट में हर जगह यूज़ होता है कि भाई बोलते हैं ना स्टार क्लोजर यूज़ कर लिया, अभी अब जब देखेंगे तब यूज़ करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेसिक इनको समझना ज़रूरी है। इनको समझने के लिए जैसे ट्रांजिटिव क्लोजर बोला मैंने, तो इसको समझना, या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर समझना, या सिमेट्रिक क्लोजर समझना, इनको समझने के लिए मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन पता होना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता होना चाहिए था, सिमेट्रिक रिलेशन पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने वो रिलेशन बताया। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर की। ठीक है, जाहिर सी बात है, अभी हमने 5 मिनट पहले जो है हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, आप लोगों को याद होगा, ऐसा कुछ हमने लिखा था कि अगर R का रिलेशन Y से है और Y का रिलेशन Z से है, तो हम ये कहते हैं कि उसमें हमारा X और Z का रिलेशन होना चाहिए। यही पढ़ा था हमने ट्रांजिटिव में।
कि भाई ट्रांसफर करता है रिलेशन को। तो सेम क्लोजर के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक सिंपल सी चीज याद रखनी है जो कहती है कि रिलेशन अगर ये है ROR, ये सॉरी रिलेशन ही मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर की डेफिनेशन बताती है, ये क्लोजर के लिए बताता है कि क्लोजर कैसे निकाला जाता है। तो एक तरीके से क्लोजर का सिंबल में यूज करेंगे हम इसको। तो ये कहता है कि ROR अगर हमारा है तो वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, आपको पता है ऑर्डर पेयर में लिखते हैं रिलेशन को, तो ये AC होना चाहिए, इज द एलिमेंट ऑफ S क्रॉस S। तो किस सेट के लिए हम रिलेशन ले रहे हैं, इस S सेट के लिए, और S सेट है तो इसका मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसी का तो जो है हमारा जो रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन है ये क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिस सेट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो S सेट के लिए कर रहे हैं, उस पर रिलेशन ले रहे हैं, तो क्या है इसका सबसेट। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने S क्रॉस S लिखा ताकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस में होता है, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर है तो इसीलिए हमने A और C लिखा। और ये लिखने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम क्लोजर ले रहे हैं तो A और C, और ये कैसा होना चाहिए कि A का रिलेशन R1, अभी मैं बताऊंगा, ये अगर ये R1 है और ये R2 है, इस तरीके से समझ लीजिए आप। तो A R1 B है और साथ में यहाँ पे क्या होगा, B R2 C है। ये दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए, यानी कि वो ट्रांजिटिव वाली बात को याद करो कि X का रिलेशन Y से, यानी कि यहाँ पे A का रिलेशन B से, और B का रिलेशन किससे है, Z से, सॉरी Y का रिलेशन किससे है, Z से। तो यहाँ पे B का रिलेशन किससे हो गया, C से। तो इसका मतलब A का डायरेक्ट किससे रिलेशन हो गया, C से। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है कि A रिलेशन C इज द एलिमेंट ऑफ किसका, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि जिससे हमने वो रिलेशन लिया है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। तो इसी से हम क्या बनाएंगे, अभी ट्रांजिटिव क्लोजर की डेफिनेशन बना। तो जो ट्रांजिटिव क्लोजर होता है वो होता है आपका R प्लस, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है यहाँ R प्लस, इसका रिप्रेजेंटेशन है, इज इक्वल टू होता है R यूनियन किसके साथ, R2 के साथ। ये R2 ऐसे लिखा हुआ है, R स्क्वायर बोल दो, R पावर बोल दो, अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा, इसको करेंगे अभी सॉल्व। यूनियन R3 यूनियन R4, और अप टू कहाँ तक, जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी निकल सके, यानी कि इसको मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया R की पावर n तक, यहाँ तक जहाँ तक भी निकलेगा। तो बेसिकली जो ट्रांजिटिव क्लोजर होता है वो ये होता है, ट्रांजिटिव क्लोजर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जितने भी रिलेशन दिए हुए हैं इनकी पावर्स के साथ उन सारे सेट्स का यूनियन होता है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो समझ में आया नहीं, ये क्या लिखा आपने, और 90% बुक में इसको बताया भी नहीं गया कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो इसी को देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, R स्क्वायर R क्यूब R4, ये कैसे होगा, और फिर इसके बाद बात करते हैं इस ट्रांजिटिव क्लोजर को कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R2। ये R2 क्या होता है, अभी जब इसकी बात कर रहे थे हम R2 की, तो ये बेसिकली R2 क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये होता है ROR। और ये O कौन सा था, अभी हमने जो लास्ट इसके पीछे लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ROR इक्वल टू क्या था, AC इज द एलिमेंट ऑफ S क्रॉस S। ठीक है, और ये क्या था, A का रिलेशन, अगर मैं इस रिलेशन R1 और ये R2 है, R1 रिलेशन का किससे गया, B से, एंड B R2 रिलेशन गया C से। तो ये ट्रांजिटिव की वजह से हमने ये लिखा था। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये R स्क्वायर का मतलब था ROR, R क्यूब का मतलब होता है R स्क्वायर OR, R4 रहेगा आपका सेम इसी तरीके से R3OR। ठीक है, यानी कि एक एक पावर बढ़ती जाएगी और R के साथ उसका ट्रांजिटिविटी यूज की जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो यही निकले कि हमारा ये निकल जाए। ठीक, उसके बाद फिर हम इसे निकालना देख लेंगे, अगर एक निकल गया तो बाकी भी निकल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन ले लिया, कोई भी एक सिंपल सा रिलेशन ले लेता हूँ मैंने ले लिया यहाँ पे R एक मेरा रिलेशन है जिसमें मेरे 3 एलिमेंट हैं। पहला हो गया ऑर्डर पेयर 1 2 का, दूसरा हो गया मेरा 2 3 का, और तीसरा हो गया मेरा 2 4 का। अब ये हो सकता है किसी भी सेट के लिए, अब सीधी सी बात है 4 एलिमेंट है तो 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बना के कर लीजिएगा। टोटल 4 4 16 एलिमेंट होंगे, उनमें से मैंने ये रिलेशन ले लिया जिस रिलेशन में 3 एलिमेंट है 1 2 2 3 2 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ROR निकालना। तो इस रिलेशन का O होना है किसके साथ, ठीक है, R स्क्वायर निकालना है। R स्क्वायर क्या होगा, ROR, R यानी कि R ट्रांजिटिव R लिख दिया मैंने, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और फिर से मैंने R को लेना है 1 2 2 3 और 2 4। और इसमें ध्यान दीजिएगा, आप ट्रांजिटिव की जब बात आती है तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये रिलेशन R1 वाला आ गया जो हमने यहाँ लिखा था R1,
और ये मेरा दूसरा रिलेशन R2 है, दोनों R ही, लेकिन अगर रिलेशन भी अलग हो जाता है हमें उसका निकालना पड़ जाए तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, ट्रांजिटिविटी लगानी है। पहला एलिमेंट कौन है, 1 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या भाई, AC है तो AB और BC। तो पहले वाले का जो ये रिलेशन है तो किस में देखना है, इसमें। दूसरे वाले का रिलेशन किस में देखना है, इस वाले हिस्से में। तो आपने पहले वाले हिस्से में देखा 1 2 1 2 है, सेकंड एलिमेंट कौन है इसका, B। ये B क्या सेकंड वाले रिलेशन इससे इस तरफ B से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, है जी बिल्कुल है, ये 2 3 है। अब ये 2 3 है तो इसको इंक्लूड करना है, और इंक्लूड कौन सा एलिमेंट करोगे आप, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, इसका A और इसका C, यानी कि पहले वाले का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले का पीछे वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे कौन है, 1 2 और 2 3। तो क्या एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, 1 3, यही ऑर्डर पेयर बनेगा। तो एक ऑर्डर पेयर हो गया। तो ये वाला हमने कॉपी कर लिया इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब कोई और भी है क्या 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला भाई ये भी है 2 4। तो इसको भी ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट आएगा, कौन आएगा, 1, और इसका दूसरा एलिमेंट कौन है, 4। तो 1 3 और 1 4 दो एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद हम देखते हैं अगले उस पर जाते हैं। अगला कौन है हमारा, 2 3। तो 2 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है यहाँ पे, नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट कौन है, 2 4। तो क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है यहाँ पे, नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट थे वो कौन थे, एक तो 2 एक 3 एक 4। तो 2 से स्टार्ट होने वाले हैं, 3 और 4 से कोई नहीं है। तो बस इसका मतलब ये जो सेट बना ये हमारा क्या बना, R², यानी कि ROR। ये बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमें निकालना है R3, और R3 हमारा कैसे निकलेगा, वो R² और OR, यानी कि ट्रांजिटिविटी। अब इस वाले रिलेशन पे चलना है। तो यानी कि पहला क्या हो गया हमारा यहाँ पे, R², वो कौन है, 1 3 और 1 4। इसका O किसके साथ जाना है, यानी कि ट्रांजिटिविटी किसके साथ जानी, R के साथ। R में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 2 3 और 2 4। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसमें पहला एलिमेंट है 1 3। क्या 3 से होने वाला स्टार्ट कोई है यहाँ पे, नहीं है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 4 एक है, तो 1 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, आपका जो R3 आया इस केस में वो क्या हो गया, 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि ये एम्प्टी सेट हो गया। और इसके आगे आप R4 निकालेंगे तो R4 क्या आ जाएगा, R3 मेरा क्या है, 5 सेट। जब यहाँ पे सेट ही नहीं है तो उसका आगे ट्रांजिटिव क्लोजर बनेगा ही नहीं। तो यानी कि ये सिर्फ R3 तक ही निकलेगा, आगे की काउंट करने की जरूरत नहीं। जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ना इससे जस्ट पीछे कि R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4, तो R4 जानने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहीं पे खत्म होगी बात। तो हमारा जो ट्रांजिटिव क्लोजर निकला इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यानी कि क्या क्या निकला इसमें, एक तो R जिससे हमने शुरू करा, यूनियन R² यूनियन R3 तो हमारा 5 आ गया, तो इसलिए वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें यहीं पे रोक देते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए, R में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 2 3 और 2 4। इनका यूनियन किसके साथ होगा, R² के साथ। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए थे हमारे, 1 3 और 1 4, ये दो एलिमेंट आए थे। अब जब आपने इनका यूनियन करा तो ऐसा तो कोई नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा तो कोई नहीं है। तो जो मेरा कंप्लीट सेट बन गया वो क्या बन गया, 1 2 2 3 2 4 1 3 1 4। तो ये जो मेरा बना ये बना मेरा ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, बेसिकली ये आपके ये ट्रांजिटिव क्लोजर जो होता है ये आपका यूनियन होता है। और यूनियन किस किस का होता है, ट्रांजिटिव क्लोजर के ट्रांजिटिविटी के सारे एलिमेंट्स का क्लोजर होगा। R यूनियन R², ट्रांजिटिव R² निकलेगा। ट्रांजिटिव R² कैसे निकलेगा, ROR करके। ROR में क्या देखेंगे हम, इसकी ट्रांजिटिविटी कि इसका सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड का कोई स्टार्टिंग तो नहीं है, तो ट्रांजिटिव बनाएंगे। फिर R3 की R4 की और वहां तक बनाएंगे जहां तक ये निकल सकता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये आया। तो ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, उस होमवर्क क्वेश्चन को लिखिएगा और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर आपका आंसर बिल्कुल सही आता तो आपकी समझ में आ गया, नहीं आता तो दोबारा से प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस जाके दोबारा देखिए कि हमने किया क्या था। रिलेशन है 1 2 2 3 3 4 और 5 4। ये मेरा एक रिलेशन है R जिसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है R+। ठीक है,
इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्व आपको खुद से करना है, आंसर मैं बता देता हूँ, अगर सेम यही आंसर आता है इसका मतलब आपका सही है, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं गलती कर गए आप। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 2 2 3 3 4 5 4 1 3 1 और 2 4। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा टोटल इसमें 1 2 2 3 3 4 5 4 1 3 1 4 2 4, ये इसका आंसर आएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करिए और एक बार चेक करिएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक बना दूंगा छोटा सा वीडियो, देखिएगा आप। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आगे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर की। एज यूजुअल जैसा ट्रांजिटिव क्लोजर था सेम कुछ उसी तरीके का रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि वो ये उस तरीके का हो गया क्लोजर कि जिसमें आपको रिफ्लेक्सिविटी भी देखनी है और ट्रांजिटिविटी भी देखनी है। इसमें आपने खाली क्या देखा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी थी रिलेशन की, इसमें आप रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी देखेंगे। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जहां 1 है उसका रिफ्लेक्शन दूसरे के साथ, यानी कि x r x या 1 रिलेशन 1 इस तरीके का था ना, तो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर स्टार और आर प्लस ये दोनों ही बहुत काम के हैं। अगर सिंपल सी डेफिनेशन में देखें तो हमारा जो आर स्टार होता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर, आर स्टार जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आर प्लस यूनियन, यानी कि जो आपने आर प्लस अभी निकाला ट्रांजिटिव क्लोजर का, उसका यूनियन करना पड़ता है किसके साथ, इसकी रिफ्लेक्सिविटी के साथ। और रिफ्लेक्सिविटी में क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो यही थी ना कि अगर ए है तो उसका रिलेशन आर के इसके साथ होगा ही होगा, यही तो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ था। जहाँ पे ए क्या होगा भाई, अगर हमने ये बनाया तो ये किसका एलिमेंट होगा, उस सेट एस का जिसके लिए हमने ये रिलेशन निकाला है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रिफ्लेक्सिविटी समझ में आई, इसमें ट्रांजिटिव क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जोड़नी है और कुछ नहीं करना, यही हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर होता है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन ले लिया, रिलेशन है मेरा आर ए बी बी सी और सी ए। मैंने एक रिलेशन ले लिया जिसमें मैंने लिया ए बी बी सी और सी ए। अब इस रिलेशन में मुझे इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, आर स्टार निकालना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आर स्टार फाइंड आउट करना है कि भाई मेरा इसका आर स्टार क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई मैं इसका ट्रांजिटिव क्लोजर ही निकालूं, क्योंकि ट्रांजिटिव डेफिनेशन तो अपनी यही कहती है ना कि अपना जो ये आर स्टार है ये क्या होगा, ये आर प्लस यूनियन ए होगा फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ एस, यही तो था। तो सबसे पहले तो अपना ट्रांजिटिव क्लोजर निकालें। अब ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने का मतलब है कि मेरा जो ट्रांजिटिव क्लोजर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर फोर अप टू जहां तक भी जा सकता है वहीं तक निकालना, जहां तक जा सकता है, हमें इससे और कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपना आर तो हमारा है ही, ये रिलेशन तो हमारे पास है ही, इसमें क्या हो गया ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों चीजें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मुझे क्या निकालना है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा मेरा, आर ओ आर होगा। आर ओ आर मतलब ये आर मैंने यहाँ लिख दिया ए बी बी सी सी ए, और इसका ओ किसके साथ जाएगा, इसी के मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसके जाएगी, सेम रिलेशन के साथ, वो क्या होगी ए बी बी सी सी ए। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहला एलिमेंट कौन है, ए बी। तो यहाँ पे बी एंड किस पे हो रहा है, बी पे, तो दूसरे में हमें ये देखना बी से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक एलिमेंट है, यानी कि इसमें कौन इंक्लूड हो जाएगा, ए बी और बी सी का कनेक्शन है, तो यहाँ पे कौन इंक्लूड हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ए सी हो गया इसमें इंक्लूड, कोई और तो नहीं है बी से स्टार्ट होने वाला, नहीं है। अगला कौन सा एलिमेंट है, बी सी। क्या सी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, हाँ जी ये है, तो इन दोनों का बनेगा बी सी और सी ए। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, बी और ए। ये क्लियर है ना आपको, मैंने बी ए क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसका और सेकंड एलिमेंट इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब तीसरा एलिमेंट कौन है, सी ए। सी ए से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसकी वजह से क्या जाएगा, यहाँ पे सी आएगा और इधर से बी आएगा। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट क्या हो गए मेरे, आर स्क्वायर के हो गए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना, आर क्यूब। आर क्यूब क्या होगा मेरा, आर स्क्वायर ओ आर।
और आर स्क्वायर क्या था मेरा, ये था पूरा का पूरा, तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर दूंगा, ए सी बी ए और सी बी। और किसके साथ जाएगा इसका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जाएगा इसका आर के साथ, और आर क्या है मेरा, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, सेम वही चीज ट्रांजिटिव लगानी है। ए सी क्या सी से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे ये है, बिल्कुल है जी, मिल गया हमें। तो इसमें कौन आ गया हमारा, पहला एलिमेंट आ गया ए इसका। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट कौन है, बी ए का कॉम्बिनेशन, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक एलिमेंट ये है, तो इसका बी और इसका बी, तो ये बी हो गया। और तीसरा कौन है, इसमें और कोई तो नहीं है, ए से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तीसरा है सी बी से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसमें कौन आ गया, सी और सी आ गया, तीनों आ गए। ठीक है, और तो कोई नहीं आ रहा। ये मेरा आर क्यूब हो गया। अब मेरा आएगा R4 क्या आएगा, R3OR। R3 कौन है, ये पूरा आया था, तो यानी कि AA BB और CC। इसका R, इसका O किसके साथ जाएगा, R के साथ। R क्या है मेरा, AB BC और CA। तो अब सेम उसी तरीके से जैसे R4 का, अब R4 निकाल रहे हैं, तो R4 में क्या आ जाएगा मेरा, मैंने समझा ही दिया, अभी आप सॉल्व करो फटाफट, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली। ए बी बी सी और सी। अब ध्यान दो आप, ये क्या निकल के आया वापस, ए बी बी सी सी ए, तो एक तरीके से आर ही आ गया है। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें R5 निकालना, क्योंकि हमें तो तब तक चलना है जब तक फाइन आ जाए हमारा, या एंड ना हो जाए, या सेम वही रिपीटिशन ना होने लगे, क्योंकि वही रिपीटिशन होगा तो यूनियन कितनी बार भी कर लो सेम वही आएगा। तो अभी मैं R5 एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। मुझे पता लग गया यहाँ पे R आ गया, तो यानी कि यही रुकना है, लेकिन फिर भी मुझे आगे करना है। तो ये क्या होगा, R4OR, ये आ जाएगा R2, आप करिएगा। ठीक है, R6 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, R5OR, R6 निकलेगा मेरा R3। तो अब ध्यान करो, उसके बाद फिर R6 के बाद R7 भी निकाल के देख लो। वैसे तो मुझे पता है कि ये सेम चीज़ रिपीट होने लगी, कौन कौन सी, R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, और R4 वापस किसका आया था, R निकल के आया था, तो यानी कि R7 भी वापस क्या निकल के आएगा, R ही निकल के आएगा। तो जब मुझे ये पता लग जाए यहाँ रिपीटिशन आ गया, एक और चेक कर लो आगे, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहीं पे रुक सकते हैं। तो अब आपको जो यूनियन करना है वो किसका करना है, अब आप जो फाइनल इसका आंसर निकालेंगे R+, तो उसका उसमें किस किस का यूनियन करेंगे आप, R यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4 यूनियन R5। अब ध्यान दो, R5 तो वापस रिपीट होके क्या आ रहा था, सही में R2 आ रहा था, R4 क्या आ रहा था, R आ रहा था, R3 अपना था ही, यूनियन R2 था, और ये R का यूनियन था। ठीक है, तो ये तो वापस इन्हीं के रिपीटिशन हो गए, R2। तो इनको तो यूनियन करने का मतलब वही है कि आप बार बार सेम चीज रिपीट कर रहे हो, तो इसे हटाओ, तो यानी कि इनमें सिर्फ इन तीनों का ही क्या होगा, यूनियन होगा। इन तीनों का यूनियन होगा, तो एक बार आप जो है इनका यूनियन कर लो यहाँ फाइनल आंसर में, ए बी बी सी ए सी बी ए सी बी ए बी बी और सी। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ये जो आया, अब इसमें आपको क्या करना है, इस R+ के साथ जो R* था जो हम निकाल रहे थे, इसमें R* में क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग R+ आया अभी तो आपका, R+ आपका ये है। यूनियन क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट्स का क्या करना है आपको, कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी इसमें ऐड करनी है। अब ध्यान दो कि इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे R में कितने एलिमेंट थे आपके, A B C 3 एलिमेंट थे, और यहाँ पे देखो A भी है, B भी है और C भी है। अगर नहीं होता तो आप इसमें यूनियन कर देते उसको, उस एलिमेंट को, A B C का ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड कर देते। अब वो है तो आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे R क्लोजर हो जाएगा। तो ये R क्लोजर ऐसे निकलेगा आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, R क्लोजर और R* निकालना अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट इस वाला होमवर्क एक्सरसाइज में, जिसमें हमने R* निकाला, सॉरी R+ निकाला था, तो उसी का आपको R* भी निकालना है, यानी कि उसका भी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। आंसर मैं उसका भी लिख देता हूँ, आप एक बार खुद से उसको चेक करिएगा। तो उसका आंसर कुछ इस तरीके का आएगा। तो उसका आंसर जो आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ये आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने कर ली।
बचा सिमेट्रिक क्लोजर। तो सारा कुछ मैं ही बताऊंगा क्या, थोड़ा बहुत तुम भी करो भाई। सिमेट्रिक क्लोजर को आप होमवर्क के तौर पे खुद से करिए एक बार। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री की कंडीशन ऐड हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार आप थोड़ा ढूंढिए, सर्च करिए नेट पे, तो आपको ये भी मिलेगा। और सिमेट्रिक आप खुद से करिए एक बार। अगर कंफ्यूजन होता है तो वही कमेंट करिए। तो यहाँ तक हमने सेट रिलेशन के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स क्या है, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है, सब स्ट्रिंग क्या है, उस तरीके की चीज़ें जो बेसिक होती हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ते हैं। थैंक यू।